नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 56 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज यहाँ पर एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहली बार मैग्नेटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बारे में डिस्कस किया, या बोल सकते हैं इसके बारे में कमेंट किया, या बोल सकते हैं मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला दिया। उन्होंने ये बोला कि अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, अगर वो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कुछ वेलोसिटी से, तब उसमें फोर्स लगेगा। अब वो फोर्स कितना लगेगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और वो किस डायरेक्शन में लगेगा, ये सबसे पहली बार लॉरेंट्ज ने बताया और उसी के नाम पर इस फोर्स को हमने क्या बोल दिया? लॉरेंट्ज फोर्स बोल दिया। और यही क्या करेंगे हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ लेक्चर के एंड में हम डिस्कस करेंगे कि भाई जो यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या होती है, या बोलते हैं यूनिट ऑफ बी। मैग्नेटिक फील्ड किससे दिखाते हैं? बी से दिखाते हैं, और बी की यूनिट क्या होती है ये डिस्कस करेंगे। और लास्ट में यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और यहां से क्वेश्चन आता है मैग्नेटिक फोर्स से, या बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स से, या तो न्यूमेरिकल बन जाएगा, या फिर ये पूछ लेगा कि व्हाट इज लॉरेंट्ज फोर्स, या फिर कमेंट ऑन लॉरेंट्ज फोर्स। तो क्या करते हैं, इसको शुरू करते हैं। आप अपनी कॉल में हिंट डालिए, क्या लॉरेंट्ज फोर्स या फिर मैग्नेटिक फोर्स। तो लॉरेंट्ज का कहना बड़ा सिंपल था। उन्होंने ये बोला कि अगर मेरे पास क्या है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड है। क्या बोला उन्होंने बोला अगर मेरे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बी है और मेरे पास क्या है, एक चार्ज पार्टिकल है। अब चार्ज पार्टिकल क्या हो सकता है? वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है, या फिर कोई अन्य, या फिर अल्फा पार्टिकल हो सकता है। तो अगर मेरे पास कोई एक चार्ज पार्टिकल है, लेट अस से मैं एक जनरल केस अज्यूम करके चल रहा हूं, वो चार्ज पार्टिकल मेरे पास क्या है? क्यू है, या बोल सकते हैं उस पार्टिकल में कितना चार्ज है? क्यू चार्ज है। और वो क्यू चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उस चार्ज पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v है। v is velocity of charge particle and q is magnitude of charge particle and this vector b is magnetic field। ये क्या है मेरे पास? यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है। साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज, अब देखो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से कुछ एंगल पर मूव करेगा, या बोलते हैं उसकी कुछ न कुछ डायरेक्शन होगी। और अगर मैं ये बोल दूं कि जो थीटा है यहां पर, थीटा इज एंगल बिटवीन बी एंड वी, जो थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल के बीच का एंगल है, देन मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल Fm विल बी इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। और इसी को हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल, या बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स बोलते हैं। तो दिस इज फॉर्मूला ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स। यानी लॉरेंट्ज ने क्या दिया? ये फॉर्मूला दिया। ये फॉर्मूला कैसे दिया? फिर उन्होंने ये फॉर्मूला दिया एक्सपेरिमेंट के बेस पर। बार बार क्या किए गए? एक्सपेरिमेंट किए गए। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल को डिफरेंट मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, और वहां से जो डेटा निकल के आया उनके आधार पर क्या किया गया? एक फॉर्मूला फॉर्मुलेट किया गया। और वो फॉर्मूला क्या है मेरे पास? Fm यानी मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल Q इज इक्वल टू कितना होता है? Q इंटू V क्रॉस V क्रॉस B। ध्यान देना, यहां पर यह ऑर्डर मैटर करेगा, ऐसा नहीं होगा। बच्चे अक्सर इसमें गलती करते हैं, B क्रॉस V लिख देते हैं, जो कि सरासर क्या है? गलत है, क्योंकि हम जानते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं। अगर डॉट प्रोडक्ट होता तब ये दोनों क्या होते? इक्वल होते। लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, यानी ये दो इक्वल नहीं होंगे। आपको स्ट्रिक्टली अपने दिमाग में याद रखना है, आपको क्या लिखना है यहां पर? V क्रॉस B लिखना है, न कि B क्रॉस V। ठीक है। नाउ से इट इज सम इक्वेशन नंबर 1, और इसी को हम क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स, या फिर मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड विद सम वेलोसिटी v। ओके, नाउ हमने यहां पर कुछ बातें बोली। क्या? थीटा इज एंगल बिटवीन b एंड v, यानी जो थीटा है वो इस v वेक्टर और b वेक्टर के बीच का एंगल है। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट व्हाट वी कैन राइट Fm वेक्टर इज इक्वल टू Q इंटू, इसे मैं लिखता हूं। देखो, हमने एक चीज पढ़ी थी क्लास 11th में, A क्रॉस B इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कितना आता है यहां पर? साइन थीटा, और
यहां क्या आता है मल्टीप्लाई में एन कैप, हियर एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो सेम उस तरीके से यहां पर क्या आ जाएगा, Q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ V इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू साइन ऑफ थीटा, हियर थीटा इज एंगल बिटवीन V एंड B, और यहां मल्टीप्लाई में कितना है, और यहां पर जो एन कैप है वो क्या है, V और B दोनों के क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये कैसा वेक्टर है, एक यूनिट वेक्टर है। नाउ सेड इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। यानी इस इक्वेशन नंबर 1 को मैं ऐसे मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकता हूं बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैंने क्रॉस प्रोडक्ट की डेफिनेशन का यूज किया और इसको मैंने इस तरह से लिख दिया। क्लियर है बात इतनी? ओके। नाउ ये तो क्या हो गया मेरे पास, जब मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि बताओ भाई, व्हाट विल बी द फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल व्हेन ए चार्ज मूव इन ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। यानी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और साथ ही साथ मैग्नेटिक फील्ड भी है। ठीक है, तो यहां पर ऐसे पॉइंट बना के लिखना, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन combine इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दोनों अगर मेरे पास वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तब उसमें कितना फोर्स लगेगा, अब ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। पहला लेके चलो, फर्स्ट केस, इफ Q चार्ज इज मूविंग इन इलेक्ट्रिक फील्ड E, इलेक्ट्रिक फील्ड E, जो Q चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड E में मूव कर रहा है, तब उसमें कितना फोर्स लगेगा, पहले तो बताओ कौन सा फोर्स लगेगा। आंसर बड़ा सिंपल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एंड दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe विल बी इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू E के बराबर होता है। ये हमने कुछ महीने पहले पढ़ा था, जो हमारे पास लेक्चर नंबर 3 या 4 होगा, आप देख लेना। सो इट इज सम इक्वेशन नंबर, इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर A बोल दो। ये मैंने क्या बोल दिया, इसको इक्वेशन नंबर A बोल दिया। ये तो क्या हुआ, केस फर्स्ट हुआ। केस सेकंड मैंने कहा रख दिया, मतलब दूसरी चीज क्या है वहां पर, पहले मैं किसमें फोर्स निकाला कि इलेक्ट्रिक फील्ड का कितना फोर्स लगेगा, भाई इतना फोर्स लगेगा। अब मैग्नेटिक फील्ड का कितना फोर्स लगेगा, जो मैं ऊपर ही बोल चुका हूं, जो किसने बताया, जिसके बारे में लॉरेंस ने बताया। नाउ second thing is, if charge Q is moving with velocity V in magnetic field B, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, B है, देन मैग्नेटिक फोर्स Fm एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q इंटू V क्रॉस B के बराबर आ जाएगा। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर B, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर B बोल दिया। नाउ निकालना क्या है, फोर्स ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल मूविंग इन कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नाउ नेक्स्ट लिखो, ऐसे पॉइंट बना के चलना, फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल in combine electric and magnetic field, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। बताओ कितना लगेगा, तो क्या कर दोगे, दोनों को ऐड कर दोगे, एडिंग इक्वेशन A एंड B। तो यहां मेरे पास F इक्वल टू कितना आ जाएगा, दिस विल बी F इन इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस F इन मैग्नेटिक फील्ड। ऑब्वियसली बात है, जब मैंने चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा इतना फोर्स लगा, जब मैंने उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इतना फोर्स लगा। अब दोनों एक ही साथ है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड भी है और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तो कितना फोर्स लगेगा, दिस फोर्स प्लस दिस फोर्स, तो कितना आ जाएगा, Fe प्लस Fm आ जाएगा। दोनों की वैल्यू दे रखी है, उठा के रख देंगे। तो यहां से मेरे पास F वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, यहां से Q इंटू E प्लस Fm की जो कितना आ जाएगा, Q इंटू, और ये कितना आ गया यहाँ पर, V क्रॉस B आ गया, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 3,
इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 3 बोल दो। नाउ कभी कभी हम इसे भी क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन लिख के आ रखी है ये कहां से लिख के आ रखी है, लॉरेंज फोर्स की हेल्प से ही लिख के आ रखी है। और थोड़ा और मॉडिफाई करें तो क्यू यहां से हम बाहर ले सकते हैं, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन कंबाइन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई प्लस कितना आ जाएगा, ये V क्रॉस B आ जाएगा, ठीक है। एंड सेड इज सम इक्वेशन नंबर 3A, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 3A बोल दिया। एंड वी समटाइम ऑल्सो से दिस इज अवर लॉरेंज फोर्स, कभी कभी हम इसको भी लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में लॉरेंज ने किसके बारे में बताया था, सिर्फ और सिर्फ इस फोर्स के बारे में बताया था। और जो पहला वाला पार्ट है इसका, यानी ये वाला जो टर्म है, ये कहां से निकल के आया, कूलॉम्स लॉ से निकल के आया। और लॉरेंज लॉ से कौन सा पार्ट निकल के आया, इसका सेकेंड पार्ट निकल के आया। इतनी बात क्लियर है आपको? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब एक चीज आपको फील हो रहा होगा, अगर मैं ये बोलूं यहां पर इस इक्वेशन नंबर 3 में, इफ E इज इक्वल टू 0 बोलूं, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, 0 है, कहने का मतलब वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, देन इक्वेशन 3 बिकम, जो इक्वेशन 3 है वो क्या बन जाएगी, देखो, देन इक्वेशन 3 बिकम F इज इक्वल टू E की जगह 0 पुट करने कितना बच जाएगा मेरे पास, Q इंटू V क्रॉस B, Q इंटू कितना आ जाएगा, V क्रॉस B आ जाएगा। और यही हमारा क्या है, लॉरेंज फोर्स है, जो हमने फर्स्ट में डिस्कस किया था। यानी जो इक्वेशन नंबर 1 है वो इक्वेशन 3 का एक स्पेशल केस है। कौन सा वाला केस, व्हेन E इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 0 है। तो यहां से आप लिख भी सकते हो कि दिस इक्वेशन 1 इज ए स्पेशल केस ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 3 एंड दैट केस इज इफ E इक्वल टू 0। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर है ही नहीं, तब उस पर लगने वाला लॉरेंज फोर्स कितना होगा भाई, इतना होगा। अगर वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, तब उसमें लगने वाला लॉरेंज फोर्स कितना होगा, इतना होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो जो फर्स्ट टाइम आपके साथ ये फॉर्मूला लिखा था, तो ये फॉर्मूला क्या है, एक स्पेशल केस है किसका, इस इक्वेशन नंबर 3 का। क्लियर है बात इतनी? ओके, अगर इतनी बात क्लियर है, अब यहां पर थोड़ा सा और फर्दर डिस्कशन कर लेते हैं इस लॉरेंज फोर्स के बारे में। देखो, ये वाला जो टर्म है ना, इसके बारे में हमने बहुत डिस्कशन कर रखा है, हमने इतना सब कुछ पढ़ रखा है, हमने लगभग 3 चैप्टर डिस्कस किए इसी से रिलेटेड, कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है या इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उसमें फोर्स किस तरह से लगेगा, कौन सा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स बोल सकते हैं। अब हमारी बारी किसकी है, इसके बारे में जानने की, या फिर इसके बारे में थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की। ओके, तो थोड़ा सा मिटा के चलेंगे, ये हो गया इधर का, तो मैं इसको मिटा रहा हूं और फिर इक्वेशन नंबर जो 1 है ना, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके लिखते हैं। मॉडिफाई करके तो मैं एक बार लिख दिया मैंने, इसी में थोड़ा सा क्या करते हैं, कमेंट करते हैं, डिफरेंस केस यहां पर लेते हैं। ठीक, देखो क्या है केसेस, सिंस वी नो, ऐसे लिख के चलो, सिंस वी नो फ्रॉम अबव डिस्कशन, क्या है मेरे पास, FM यानी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू कितना है, Q इंटू V क्रॉस B के बराबर है। ठीक है, तो यहां से मेरे पास FM इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं, FM इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास कितना, QVB साइन थीटा इंटू एन कैप। ये मैंने क्या लगा यहां पर, डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट लगा दी, तो कितना आ गया, VB साइन थीटा इंटू एन कैप आ गया। अगर मैं मैग्नीट्यूड ऑफ FM निकालूं तो कितना आ जाएगा, ये दिस विल बी इक्वल टू, ये पूरा क्या है, स्केलर चीज है, तो वेक्टर सिर्फ ये है, तो कितना आ जाएगा ये QVB इंटू साइन थीटा, और इंटू में कितना आ गया, एन कैप का मैग्नीट्यूड आ गया। तो यहां से मेरे पास FM का मैग्नीट्यूड लिखो, यहाँ पे खाली FM लिख दो, तो दिस विल बी इक्वल टू QVB साइन थीटा, और एन कैप का मैग्नीट्यूड कितना होगा, एन कैप क्या है मेरा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर है, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, नाउ हियर वी हैव ए मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड B एट एन एंगल थीटा। यहां पर थीटा क्या है, एंगल बिटवीन V एंड B है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया हुआ है। नाउ इसे कुछ इक्वेशन नंबर 4 बोल दो। ठीक है, दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 4। ना अब क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट केस लेंगे, तो केस फर्स्ट में ये बोल रहा हूं कि थीटा इक्वल टू कितना है मेरा, 0 है। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है, ऐसे समझेंगे, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो जो मेरा पार्टिकल है वो भी ऐसे ही क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो पार्टिकल जैसे मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी बोथ मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज, velocity of charge both are in same direction, it mean angle between both of them will be equal to 0। इसी को ऐसे समझ सकते हो कि ये मेरे पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है,
जो कि इस तरह से मैंने एक स्पेशल केस ले लिया कि मेरा मैग्नेटिक फील्ड कैसा है भाई, यूनिफॉर्म है, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी जो कि इस डायरेक्शन में है, और एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पर जो ऐसे मूव कर रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मेरे पास क्या है, चार्ज क्यू है। बताओ भाई, अगर एंगल लेकर जीरो है तो यहाँ से साइन जीरो कितना आता है, तो साइन जीरो विल बी इक्वल टू जीरो। साइन जीरो जीरो हो गया तो इस समय लगने वाला फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी अगर कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है तब उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना हो गया है, जीरो हो गया है। या इसे करने का दूसरा तरीका क्या है कि अगर B और V के बीच का एंगल जीरो है तब उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना है, जीरो है। ओके, तो ये तो क्या होगा, मेरा केस फर्स्ट हो गया। अब आप बात करते हैं किसकी, केस सेकंड की। केस सेकंड में बोल रहा हूं मैं, थीटा इक्वल टू कितना है मेरा, 180 डिग्री है। थीटा इक्वल टू 180 डिग्री करने का मतलब हुआ, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री का मतलब हुआ कि अगर मेरे पास ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है इन दिस डायरेक्शन, और जो मेरा चार्ज पार्टिकल है वो मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, यानी जो चार्ज पार्टिकल Q है वो ऐसे मूव कर रहा है, दिस इज वेलोसिटी, और यहां वो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी किधर की ओर, इधर की ओर है, यानी दोनों क्या एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, इसलिए एंगल कितना है भाई, 180 डिग्री है। तो यहां से मेरे पास साइन 180 डिग्री इक्वल टू कितना होता है, साइन पाई, साइन 180 डिग्री मतलब साइन पाई, और साइन एन पाई में हमेशा कितना होता है, जीरो होता है, तो साइन 180 भी कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अगेन इन दिस केस इसमें लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स होगा एफ एम इक्वल टू, वो अगेन कितना हो जाएगा मेरा, जीरो हो जाएगा, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू या साइन 180 कितना होता है, जीरो होता है। ओके, अब हमारे पास यहां पर है थर्ड केस। थर्ड केस होगा व्हेन V इज परपेंडिकुलर टू B। केस थर्ड में लिखो, ऐसे लिख के चलेंगे, केस थर्ड में थीटा इक्वल टू कितना है मेरे पास, 90 डिग्री है। थीटा 90 करने का क्या मतलब हुआ कि अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इन दिस डायरेक्शन, और जो मेरा पार्टिकल है वो ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, ऐसे कुछ मूव कर रहा है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। ये मेरे पास Q चार्ज पार्टिकल है, और ये एंगल कितना है यहां पर, 90 डिग्री का बना रहा है विथ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तब उस केस में लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, बताओ भाई, साइन 90 डिग्री, साइन 90 कितना होता है, बच्चा जानता है, 1 होता है, तो उठा के वैल्यू यहां पुट कर देंगे, तो यहां से मेरे पास एफ एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू वी बी इंटू में 1 आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास एफ एम इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू कितना आ गया, बी आ गया। तो दिस इज मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज पार्टिकल। तो इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा क्यू वी बी के बराबर जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री हो, या बोल सकते हैं जो पार्टिकल है मेरा वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। क्लियर बात इतनी? ओके, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो दिस इज ऑल अबाउट लॉरेंस फोर्स, और ये क्या थे, उससे रिलेटेड डिफरेंट केसेस थे। अब यहां पर जो दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हेड डालो क्या, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी यूनिट क्या होती है भाई, जरा देखेंगे, देखो जरा, ये एक फॉर्मूला है मेरे पास, सिंस वी नो दैट एफ एम इज इक्वल टू क्यू इंटू वी इंटू बी, ये एक फॉर्मूला है। इसमें से मुझे फोर्स की यूनिट होती है वो पता है मेरे को, क्यू की यूनिट पता है, वी की यूनिट पता है, बी की निकालनी है, तो यहां से बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ एम अपॉन क्यू इंटू वी के बराबर आ जाएगा। तो यूनिट ऑफ बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है भाई, न्यूटन होती है, बच्चा जानता है, अपॉन चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलाम होती है, ये भी सब जानते हैं। और जो यहां पर मेरे पास क्या है, वेलोसिटी है, इसकी यूनिट क्या होती है हमारे पास, मीटर पर सेकंड होती है, होती नहीं होती है, आंसर है हाँ जी होती है। ये सेकंड ऊपर आ जाएगा, तो यहां से मेरे पास यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, न्यूटन सेकंड पर कूलाम मीटर। ठीक है, कूलाम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है, बीच में क्या लगा देंगे, डैश लगा देंगे। तो दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था निकोला टेस्ला, आपने बहुत नाम भी सुना होगा इसके बारे में, इनके बारे में कुछ मूवीज भी बनी है जो इनकी लाइफ में थोड़ा बहुत प्रकाश डालती हैं। जैसे एक मूवी मैंने देखी थी प्रेस्टीज करके, तो उनमें इनका थोड़ा बहुत क्या है, निकोला टेस्ला का थोड़ा सा
उसमें दिखा रखा है कि हाँ वो किस तरह से सोचते थे, किस तरह की उनकी मशीनरी थी। हाँ, तो उनके नाम पर क्या किया गया, इस मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट को डिफाइन किया गया, या फिर एक नई यूनिट इसकी बनाएगी, दैट इज टेस्ला। उसको क्या बोलते हैं, टेस्ला बोलते हैं। और 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर इक्वल टू होता है कितना, 1 टेस्ला के बराबर। किसके बराबर, 1 टेस्ला के बराबर। निकोला टेस्ला के नाम पर ये यूनिट रखेगी। जैसे 1 न्यूटन होता है ना, आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा कि 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इक्वल टू 1 न्यूटन होता है। इन ए सेम वे 1 न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर इक्वल टू कितना होता है, 1 टेस्ला के बराबर होता है। ठीक, ये सी कैसी यूनिट है, एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, टेस्ला होता है। और टेस्ला का सिंबल क्या होता है, टी होता है। ठीक है, जैसे कैपिटल टी, दिस इज सिंबल ऑफ टेस्ला। अगर पूछे क्या मतलब न्यूमेरिकल में जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट लिखेंगे, जैसे न्यूटन को कैसे दिखाते हैं हम, एन से दिखाते हैं, वैसे टेस्ला को कैसे दिखाएंगे हम, कैपिटल टी से दिखाएंगे। ओके, क्लियर है इतनी बात। कभी कभी एक और इसकी यूनिट होती है क्या, सीजीएस यूनिट बोल दो, एंड दैट इज गॉस। क्या होती है, गॉस होती है। गॉस वही साइंटिस्ट है जिनसे रिलेटेड हमने क्या पढ़ा था, गॉस लॉ पढ़ा था। और 1 गॉस इक्वल टू होता है क्या, 1 गॉस इक्वल टू 10⁻⁻4 टेस्ला। 1 गॉस इक्वल टू क्या होता है, 10⁻⁻4 टेस्ला होता है। ठीक है, अगेन गॉस इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगेन गॉस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है। और एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 10⁻⁻4 टेस्ला होते हैं। तो दिस इज यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको इसकी यूनिट पता होनी चाहिए, ये वाली भी और ये वाली भी। ठीक है, जो कि क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बढ़ते हैं हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। मैंने लेक्चर के फर्स्ट टाइम भी कहा था कि यहां से क्वेश्चन बन जाता है, और इस फॉर्मूले से क्वेश्चन आता है। या तो ये फॉर्मूला क्या होता है ये पूछ लेगा, या फिर इसको एमसीक्यू में पूछ लेगा, या फिर डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ लेगा। बहुत इंपॉर्टेंट आप बताना चाह रहा हूं मैं। देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि डायरेक्शन ऑफ ये मैग्नेटिक फोर्स कहां की ओर हो गई, ये क्या है, यहां पर क्रॉस प्रोडक्ट है, ये V क्रॉस B लिखा हुआ है। और अगर मैं ये बोलूं कि अगर मेरे पास 2 वेक्टर हैं, एक वेक्टर A है और दूसरा वेक्टर B है, मैंने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला या वेक्टर प्रोडक्ट निकाला, तो आंसर क्या आएगा, एक नया वेक्टर C आएगा। इसकी खासियत क्या रहती है कि जो मेरे पास C वेक्टर होगा वो A वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा, और जो C वेक्टर होगा ये B के भी परपेंडिकुलर होगा। यानी जो C वेक्टर नया वेक्टर निकल के आया, 2 वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट करने पर वो A और B दोनों के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब यहां पर आओ फिर, तो यहां पर जो ये मैग्नेटिक फोर्स Fm है, ऐसे नोट बना के लिख देना, या फिर जो अपनी कॉपी का हेडर है वहां लिख देना, जो Fm मेरा निकल के आएगा वो परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी वेक्टर होगा। साथ ही साथ दिस मैग्नेटिक फोर्स विल बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड B। दोनों के कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, लाइन है। और यहां से एमसीक्यू का क्वेश्चन बनता है, ऐसा पूछ देगा जो Fm होगा वो कैसे होगा, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन क्या होगा, ये भी होगा, जो क्या होगा, बिल्कुल हमारा सही होगा। ओके, अब बढ़ते हैं अपने न्यूमेरिकल की ओर। मैं बार बार कह रहा हूं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास क्या, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन ए चार्ज पार्टिकल ऑफ -2 माइक्रोकूलम इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला एक्टिंग इन वाई डायरेक्शन। जो मैग्नेटिक फील्ड है 2 टेस्ला का, वो वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्ट हो रहा है। व्हेन द पार्टिकल वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। यानी हमें क्या निकालना है भाई, उस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालना है। और जहां मैग्नेटिक फोर्स निकालना है चार्ज पार्टिकल पर, समझ जाना है वहां पर क्या लगने वाला है, हमारा लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला लगने वाला है। और अभी हमने डिस्कस किया कि लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला Fm इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू V क्रॉस B के बराबर होता है। अब यहां पर देखो हमको क्या क्या दे रखा है, पहले तो हमको चार्ज दे रखा है, कितना चार्ज Q इक्वल टू दे रखा है मेरे को, कितना -2 माइक्रोकूलम। इसको SI यूनिट में लिख दो, कितना आ जाएगा ये, -2 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। फिर उसके बाद हमें दे रखा है यहां पर क्या, मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू कितना दे रखा है, B वेक्टर इक्वल टू दे रखा है कितना, 2 टेस्ला। और 2 टेस्ला और किस डायरेक्शन में दे रखा है, डायरेक्शन दे रखी किस डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। यानी वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर क्या होता है, वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है हमारे पास जे कैप। तो दिस इज अवर मैग्नेटिक फील्ड B। फिर क्या दे रखा है मेरे को, वेलोसिटी वेक्टर B दे रखा है, जिसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2i कैप, और प्लस का कितना है यहाँ पर फिर 3j कैप है।
और फिर इनटू, और ब्रैकेट में है पहले, फिर यहाँ पर इनटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। तो दिस इज वेलोसिटी वेक्टर। अब हमें सिर्फ क्या करना है, इन दोनों की वैल्यू उठानी है, यहाँ पुट करना है, ये क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, आंसर हमारे हाथ में होगा। देखो फिर कैसे करेंगे, बहुत इजी है। तो यहाँ से मेरे पास एफ एम इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसकी वैल्यू पुट करेंगे -2 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा ये, और फिर मल्टीप्लाई में ऐसे हम बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे, और फिर v की वैल्यू पुट करो, कितना है यहाँ पर 2i कैप क्रॉस 3j कैप और ब्रैकेट क्लोज इंटू 10⁻⁻6, और फिर उसके बाद है मेरे पास क्रॉस। ध्यान देना ये इंटू है यहाँ, सॉरी ये इंटू नहीं होगा, ये क्या होगा, प्लस होगा। यहाँ पर लग दिया मैंने, कहाँ गया मिटाने वाला, ये है ना, ये क्या है यहाँ पर प्लस है, तो हियर वी हैव ए पॉजिटिव प्लस, और ये इंटू है, ये क्रॉस है यहाँ पर, और क्रॉस कितना आ जाएगा, ये b की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2j कैप है, 2j कैप, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। ठीक है, देखो ये 10⁻⁻6 एक स्केलर सॉरी +6 एक स्केलर क्वांटिटी है यहाँ पर, ये क्या आ जाएगी, इस क्रॉस प्रोडक्ट से बाहर आ जाएगी। तो यहाँ से मेरे पास एफ एम वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, ये -2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻+6 मैंने बाहर ले लिया क्रॉस प्रोडक्ट से। अंदर कितना बच गया, देखो अंदर बच जाएगा मेरे पास कितना, ट्वाइस ऑफ आई कैप प्लस थ्राइस ऑफ जे कैप, और ये कितना आ गया क्रॉस, दिस इज ट्वाइस ऑफ जे कैप। ठीक है, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। अब क्या करोगे, सिंपल सा यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दोगे। तो मैं यहाँ शुरू करूँ, इस कॉलम शुरू करते हैं। तो यहाँ से मेरे पास एफ एम वेक्टर विल बी इक्वल टू -2 इंटू, देखो ये 10⁻⁻6 है, ये 10⁻+6 है, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये प्लस इंटू लगाने की जरूरत नहीं है, तो कितना आ जाएगा देखो, हाँ इंटू लगाए लो, वैसे -2 बचा और इंटू आया अंदर। पहले क्या होगा देखो, 2i कैप 2j कैप से क्रॉस प्रोडक्ट होगा, कितना आ जाएगा ये 2i कैप क्रॉस कितना आ जाएगा 2j कैप, फिर भी प्लस साइन, और ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 3j कैप, और क्रॉस कितना आ जाएगा ये ट्वाइस ऑफ j कैप, एंड दिस ब्रैकेट विल क्लोज। ठीक है, देखो यहाँ पर j कैप क्रॉस j कैप, आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू 0। और फिर मेरे पास यहाँ कितना आ गया, एफ एम वेक्टर इक्वल टू -2 इंटू, ये 2 दूना 4 हो जाएगा। अब अंदर कितना बच जाएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप। बताओ भाई, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना होता है, के कैप होता है, हमने बचपन में पढ़ा था। इसकी एक ट्रिक भी होती है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद दिलाऊं मैं, इस तरह से हम गोला बनाते थे, यहाँ हम लिखते थे क्या आई, यहाँ हम लिखते थे क्या जे, और यहाँ हम लिखते थे क्या के। अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूमता हूँ यूँ करके, अगर मैं ऐसे क्लॉकवाइज घूम रहा हूँ, तो यहाँ मेरे पास जो आई कैप क्रॉस जे कैप निकल के आएगा वो के कैप के बराबर निकल के आएगा, और दूसरा मेरे पास है, अगर मैं जे कैप क्रॉस के कैप निकालूंगा तो वो आई कैप के बराबर निकल के आएगा, और यहाँ मेरे पास के कैप क्रॉस आई कैप निकालूंगा तो किसके बराबर निकल के आएगा, जे कैप के बराबर निकल के आ जाएगा। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पर इनके ऑर्डर को चेंज करूँ, यानी जे कैप क्रॉस आई कैप निकालूंगा तो कैसा आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाएगा। ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको अब याद आ गया कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, जे कैप आएगा ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन में आते हैं, मुझे निकालना क्या है, आई कैप क्रॉस जे कैप निकालना है, जो किसका होता है, के कैप के बराबर होता है। तो यहाँ से मेरे पास एफ एम वेक्टर इक्वल टू 4 दूना 8 हो जाएगा, -8 इंटू के कैप, यानी मेरा फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स इज एक्टिंग इन जेड कैप डायरेक्शन, या बोल सकते हैं जेड डायरेक्शन, और वी कैन से इन के कैप डायरेक्शन, क्योंकि जो के कैप होता है वो जेड डायरेक्शन में क्या होता है, हमारा यूनिट वेक्टर होता है। जो मेरा फोर्स है वो कहाँ की ओर लग रहा है, जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, वो भी कहाँ की ओर, ध्यान देना नेगेटिव साइन आ रखा है, इट मीन फोर्स इन एक्टिंग इन नेगेटिव जेड डायरेक्शन। किस डायरेक्शन में लग रहा है, हमारा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ये क्या है, हमारा एक पूरा सा क्वेश्चन है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हो। तो ये क्या था, आज का हमारा कंप्लीट लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया होगा, और मुझे तो भाई पसीने आ गए हैं, क्योंकि गर्मी का दिन है और मेहनत हो रही है, और मुझे लग रहा होगा कि आपको लेक्चर भी पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि मैं यहाँ मेहनत कर रहा हूँ, और तो बाकी कहने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में ऐसी एक क्वालिटी कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।